Good evening, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Today, we will read paper Communication Skills or Technical English of BCA first semester. And today, we will discuss topic Writing Skills. And today, this is fourth lecture. Okay. Writing Skills. Okay. फर्स्ट हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स इंक्लूड ऑल द नॉलेज एंड एबिलिटीज रिलेटेड टू एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ थ्रू द रिटेन वर्ड. देखिए ये जो पेपर का जो चैप्टर है राइटिंग स्किल्स, मतलब क्लियर है कि राइटिंग मतलब समझ रहे हैं लिखने का, स्किल्स मतलब एक अपना क्षमता. तो चूँकि जब भी आप टेक्निकल इंग्लिश या कम्युनिकेशन के रूप में अगर आप या तो ऑफिस में या बिजनेस में या आपने किसी भी प्रोफेशन में अगर चूँकि राइटिंग जो है उसका स्किल होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अपने आइडियाज़ को अगर आप शब्द के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहते हो तो अपने नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी योग्यता है, उसको आप कैसे वर्ड के माध्यम से, शब्द के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए आपको राइटिंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है. The ability to clearly communicate ideas through writing is high demand for employers in any industry. आज के समय में या पहले भी किसी भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर जो वर्क करते हैं, जो लोग, उनको सही तरीके से अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को कम्युनिकेट करना और उसको सही तरीके से लिखने वाले की बहुत डिमांड है. वेल रिटन डॉक्यूमेंट्स, emails and posts can persuade customers to purchase a product or convince investors to partner with a company. अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ, ईमेल लिखा हुआ, पोस्ट किया हुआ, कस्टमर को एक खींचता है. मतलब जो कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज करना चाहते हैं वो कन्विंस हो जाते हैं, और या कोई इन्वेस्टर है जो कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, शेयर उसमें लगाना चाहते हैं, तो वो कन्विंस हो जाते हैं. Technical knowledge about writing conventions, style guides and formatting for different situations are also an important part of writing skills. और लिखने का जो स्किल में देखा जाए तो लिखने टेक्निकल नॉलेज, लिखने का एक कन्वेंशन, एक स्टाइल, एक फॉर्मेट, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. राइटिंग स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे अलाउ पीपल टू गेट ए पॉइंट अक्रॉस विदाउट बीइंग फिजिकली रिप्रेजेंट. मतलब बिना फिजिकली वहाँ उपस्थित हुए अपने चीज़ों को, अपने कोई भी पॉइंट व्यू मतलब आप रखना चाहते हो तो लोगों को तक पहुंचाने का सबसे अच्छा जरिया है राइटिंग स्किल्स. मेनी एम्प्लॉयर्स गेट देयर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ फ्यूचर एम्प्लॉयज थ्रू द राइटिंग स्किल्स दे डिस्प्ले इन देयर रिज्यूमे, कवर लेटर एंड ईमेल कम्युनिकेशंस. बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, पहला इंप्रेशन, चूँकि भविष्य में एम्प्लॉय को उसके अपने रिज्यूमे, जैसे रिज्यूमे अब कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, या कोई कवर लेटर लिख कर दे रहे हैं, या ईमेल के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. वो एक उसका फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी कंपनी के नज़र में, क्योंकि उसी से उसका फ्यूचर तय होता है और उसके एक अलग महत्व बढ़ जाती है कंपनी में जॉब पाने के लिए. राइटिंग स्किल्स इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ आवर वर्क एंड हाउ अदर परसीव आवर प्रोफेशनलिज्म which can have a direct effect on our ability to get an interview and excel at work. लिखने का जो इन्फ्लुएंस है, जो एक क्वालिटी है अपने वर्क का, और एक चूँकि प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो ये एक डायरेक्ट इफेक्ट डालता है हमारी योग्यता पर. क्योंकि इसके माध्यम से अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या वर्क के लिए जाते हैं तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है और इसी से क्वालिटी की भी पहचान हो सकती है. Writing skills are transferable, so developing a strong understanding of writing processes allows we to maintain clear communication and accurate documentation in any workplace. तो जो राइटिंग स्किल्स है ये ट्रांसफरेबल, चूँकि डिपेंड करता है जगह पर. अगर आप कहीं और जाके यूज करते हो, लिखते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डेवलप करना, ताकि एक क्लियर कम्युनिकेशन बना रहे और एक्यूरेट डॉक्यूमेंट, सही डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे किसी जगह पर आप वर्क करते हो, कोई भी वर्क प्लेस पर. तो ये था राइटिंग स्किल्स. अब इसमें अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं हम लोगों को. तो राइटिंग स्किल्स में बहुत सारी चीज़ अलग अलग हैं. जैसे सबसे पहला रिपोर्ट राइटिंग. जब आप कहीं जॉब करते हो, रिपोर्ट बनाने होते हैं. कई सारे जॉब में एम्प्लॉयज़ को रिपोर्ट लिखने होते हैं. तो जैसे सेल्स रिपोर्ट है, फिनेंशियल रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है. तो ये सारे रिपोर्ट जब बनाने होते हैं तो कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है और उनके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि रिपोर्ट सॉलिड बन सके. रिपोर्ट राइटिंग जो है
बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक टॉपिक, खास करके भविष्य में आपके एक्शन पर रिकमेंडेशन होगा, क्योंकि हाँ रिपोर्ट उसने अच्छा बना कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया तरीके से किया, तो प्रोफेशनली भी ऑर्गेनाइजेशन उसके वर्क को देखते हैं और एक उसके इफेक्टिवनेस कंक्लूजन करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो अगर आप एक बजटरी रिपोर्ट आप बना रहे हो, ठीक है, कोई भी एनुअल एक्सपेंडिचर पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, तो वो कैसे उस पर डिपेंड किया था कि उसके रिकमेंडेशन के आधार पर कैसे उसके खर्च को कम किया जाए, तो ये रिपोर्ट पर भी बहुत असर करता है। ठीक है, यहाँ कुछ स्टेप्स यहाँ हम लोग पढ़ेंगे जो कि इफेक्टिव वर्क रिपोर्ट आप बनाने में आपको मदद मिलेगी। जैसे डिसाइड हु आवर ऑडियंस इज, ये आपको डिसीजन लेना है कि आपके ऑडियंस कौन है, मतलब आपकी बातों को कौन सुन रहा है। इन्वेस्टिगेट आवर टॉपिक, अपने टॉपिक को ठीक से आप जांच करिए कि उस पर लिखना क्या चाहते हैं, आप जो रिपोर्ट बनाना चाहते हैं क्या टॉपिक है। चूज रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू इंक्लूड, और उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन उसको इंक्लूड कीजिए, जोड़िए उसको। स्ट्रक्चर ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर जिस इन्फॉर्मेशन को आप लिखना चाहते हैं वर्क रिपोर्ट में उसका पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। राइट प्रोफेशनली, वहाँ पर प्रोफेशनल लिखिए ताकि एक बिजनेस पर्पज से और मतलब इफेक्टिव लगे कि हाँ ये कंपनी को बेनिफिट हो रहा है इस रिपोर्ट से। ठीक है, प्रूफ रीड आवर रिपोर्ट, और पूरे लिखने के बाद एक पूरा कंप्लीट एक प्रूफ रीडिंग लीजिए, पढ़िए उसको ध्यान से कि कहीं कुछ मिस्टेक से कुछ गलत तो नहीं लिखा गया। तो ये सारे स्टेप्स जरूरी हैं ताकि आप इफेक्टिव वर्क रिपोर्ट आप बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए रिपोर्ट स्ट्रक्चर का। इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड गाइडेंस, अगर आपको मान लें कि सपोज कुछ अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, तो कुछ यहाँ पर आउटलाइन है जिसको आप रिपोर्ट के थ्रू, आप उस स्ट्रक्चर के थ्रू आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। तो देखिए टाइटल पेज सही देखिए, एब्स्ट्रैक्ट या ओवरव्यू आप सही से लिखिए, टेबल ऑफ कंटेंट सही लिखिए, इंट्रोडक्शन सही डालिए, मेन बॉडी जो बीच का पार्ट है वो सही डालिए, और फाइनली कंक्लूजन आप सही से डालिए जो निष्कर्ष निकलना हो। तो इस तरह से एक रिपोर्ट स्ट्रक्चर एक इसको अगर फॉलो करते हैं तो आपका एक इफेक्टिव वर्क रिपोर्ट तैयार हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है इसमें राइटिंग स्किल्स में, साइंटिफिक पेपर राइटिंग। क्योंकि देखिए आज के डेट में आप जब भी बहुत सारे ऐसे पेपर जो आज चाहे पीएचडी वाले रिसर्च करने वाले, या आप प्रोजेक्ट आप रिपोर्ट बनाते हो, या इस तरह से बहुत सारे डिस्कवरी के अलग अलग साइंटिफिक लोगों के द्वारा लिखा जाता है पेपर, तो उसको लिखने का एक टेक्निकल एक तरीका है जिसको यहाँ पर हम लोग समझना है। कई सारे स्टूडेंट जैसे साइंस में टेक्निकल एस्पेक्ट के रूप में लिखते हैं, साइंटिफिक फील्ड में हम लोग उसको वर्ल्ड में लिखते हैं, जैसे कंडक्ट रिसर्च होता है, नया डिस्कवरी लिखते हैं। ठीक है, या रिसर्च पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, साइंटिफिक फील्ड में लिखा जाता है। कई सारे स्टूडेंट जो है क्लियरली लिखते हैं, और रिसर्च और एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते हैं उस पर क्लियरली और डायरेक्टली लिखना चाहिए ताकि टेक्निकल एस्पेक्ट सही तरीके से उसमें मेंशन हो पाए। राइटिंग एंड राइटिंग सम मोर इज़ द ओनली वे वी विल बिकम ए ट्रू मास्टर ऑफ द आर्ट फॉर्म। मतलब लिखना और लिखना सबसे आज के डेट में, अगर आप यही सबसे इम्पॉर्टेंट कला है, क्योंकि अगर आप अपनी राइटिंग को स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप ये जो साइंटिफिक पेपर राइटिंग को सही तरीके से लिख पाएँ। तो देखिए सबसे पहला सिंप्लीफाई और राइटिंग, तो क्लियर है कि अपने ध्यान रखना है कि जो लिखना चाहते हैं वो क्लियर हो, डायरेक्ट हो। इन साइंटिफिक राइटिंग क्लैरिटी इज़ की, मतलब क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्लियर लिखना क्या चाहते हो। मच एकेडमिक राइटिंग रिवॉल्व्स अराउंड कॉम्प्लेक्स एंड हाईली टेक्निकल मटेरियल, बट दैट डज नॉट मीन वी शुड ट्राई राइट सो ओनली 3 or 4 अदर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। मतलब अगर बहुत ज़्यादा अगर आप एकेडमिक लिखना चाहते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स और हाईली टेक्निकल मटेरियल हो जाता है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि 3-4 एक्सपर्ट जो होते हैं वो उस बात को नहीं समझ पा रहे कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि अपनी बातों को फोकस करना चाहिए सिंपली, क्लियर एंड डायरेक्ट थ्रू आउट पेपर। मतलब पूरे पेपर में ये 3 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए 3 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज शॉर्टर सेंटेंसेज, तो इसमें क्या है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो एक तो सिंगल हो, लॉन्ग हो, और कम्प्लेक्स सेंटेंस एक पूरा मतलब मिला हो। बट लॉन्ग सेंटेंसेज मेक इट हार्डर टू फॉलो द अदर्स मीनिंग। यूज़ शॉर्ट सेंटेंस, इसीलिए ज़्यादा अगर लंबा लंबा सेंटेंस लिखेंगे तो पढ़ने वाले के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि इसको सेंटेंस शॉर्ट जो हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडिया है ताकि इससे आप पूरा पेपर को आप सही तरीक़ा से लिख पाएंगे। सेकेंड है रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका ज़रूरत नहीं होता है। कभी कभी एडजेक्टिव एक्स्ट्रा, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्जेक्टिव फ्रेजेज या फिलर वर्ड्स, ये सब मीनिंग फुल मतलब मीनिंगलेस हो जाता है, और इसका
अननेसरी वो स्पेस वहाँ पर कर ले लेते हैं। स्ट्रिप और सेंटेंसेस डाउन टू द एसेंशियल, तो जो सेंटेंस आप लिखोगे उसमें ध्यान दो कि जो एसेंशियल है, जिसका ज़रूरत है, आप उसको लिखो। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि उसका राइटिंग लिखने से ही हमारा पूरा इंपॉर्टेंट वर्ड पर फोकस करता है, तो ध्यान रखना है कि अब बिना मतलब का वर्ड को लिखने का से अवॉइड करिए, मतलब उसको लिखने का प्रयास ना करें। Avoid inflated language. We might think that using the biggest, most complicated word will make us look smarter, but using too many complicated, मतलब करने के तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं बड़े बड़े, जो कि दिखने में तो बहुत लगता है स्मार्टर, बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सिंपलेस्ट वर्ड यूज कीजिए ताकि उसका मीनिंग आराम से कन्वे किया जा सके। और इसका मतलब ये नहीं कि एकदम आप स्कूल ग्रेड स्कूल मतलब वर्ड ले आइए, एकदम छोटे छोटे वर्ड लाइए जिसका बहुत मतलब वेट ना रखता हो, वैसे भी नहीं करना है। तो बिगर वर्ड्स जो है, अगर उसका सही मीनिंग निकलता है तो आप उसको यूज कीजिए, और उसका जो कोशिश कीजिए कि सिंपल वेस्ट वे जो हो वो आप जो आप कहना चाहते हो उसको उस वर्ड से निकले। तो इस तरह से हम लोग उसको 3 अलग अलग तरीका था जिसके थ्रू हम लोग यहाँ राइटिंग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें देखिए एक और टॉपिक है, यूज क्लियर एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक सेंटेंस, इसी से रिलेटेड है जो साइंटिफिक पेपर राइटिंग जो पढ़ना हम लोग। तो कहता है कि अगर आप साइंटिफिक ऑडियंस को आप बताना चाहते हैं, अपने मतलब ऑडियंस को आप पढ़ाना, मतलब जो आप कन्वे करना चाहते हैं अपनी चीज़ों को, तो ध्यान रखिए कि स्टार्ट से फिनिश तक उसको ऐसा लिखिए ताकि वो पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। और इस कंडीशन में आप जब भी स्टार्ट कीजिए, पैराग्राफ को क्लियर, कंसाइज और कंपेलिंग टॉपिक सेंटेंस के रूप में हर एक पैराग्राफ को इंटरेस्टिंग बनाइए ताकि हर सेंटेंस को पढ़ने से इंटरेस्टेड लगे। अगर आपका टॉपिक ज़्यादा लंबा और कन्फ्यूजिंग हो जाएगा तो फिर आपके पैराग्राफ जो है कवर नहीं करेंगे और रीडर जो है पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप देना भी चाह रहे हैं वो उसको नहीं पढ़ना चाहेगा। तो ये ध्यान रखिए कि क्लियर और इंटरेस्टिंग टॉपिक सेंटेंस बनाइए। नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक है, मतलब इसमें जो है स्किल्स राइटिंग में जो है, एंड ईच पैराग्राफ विद ए समरी। जब आप एक पैराग्राफ को एंड करते हो तो एक समराइज करके आप करो। ठीक है, जब आप पैराग्राफ को लगा कि हाँ ये मेरा पैराग्राफ अब कंप्लीट होने जा रहा है, तो उसमें आप एक क्लियर ट्रांजिशंस और फ्रेजेस डालिए ताकि आपके पूरे पेपर का एक शॉर्ट एक समराइज हो जाए, और आप क्या बताना चाहते हैं एक कंक्लूजन में उसको आप इंफॉर्मेशन को कंक्लूड कीजिए ताकि उस पूरे पैराग्राफ को समझ में आ जाए कि हाँ इसका ये समरी है और ये लिखने वाला ये बताना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड लेंदी जनरलाइजेशन। बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक राइटर्स जो होते हैं, कई सारे पैराग्राफ ड्रामेटिक जनरलाइजेशन, मतलब पूरे हिस्ट्री बताने लगेंगे, बहुत सारे डिस्कवरी पहले हुए वो सारे बताने लगेंगे, फिर उसका रिसर्च प्लेस बताने लगेंगे। ये सब अवॉइड कीजिए, ये सब मत बताइए, इसको कट कीजिए और डायरेक्ट फैक्ट पर आइए। रीडर चाहता है कि नया रिसर्च इस पर क्या कंडक्ट हो सकता है, वो ये नहीं चाहता कि पहले कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, या पहले कि उसने गलत क्या लिखा। तो ये सब चीज़ को रिशेप कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको बिग पिक्चर के रूप में समझाने का प्रयास कीजिए, और हर एक को चाहता है कि इस पॉइंट को सही तरीके से समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेकअप फ्यूअर एब्रीविएशंस। बहुत सारे एब्रीविएशन होते हैं, जिसका ज़रूरत है उसको आप यहाँ पर यूज कीजिए। कोशिश कीजिए कि नए नए आर्टिकल, नए नए एब्रीविएशन जिसका वर्ड को यूज करके मतलब उसको आसानी से याद रखा जा सकता है कि उस एब्रीविएशन का क्या मीनिंग होगा। मतलब वो जो छोटे छोटे शब्द होते हैं जिसको याद रख, मतलब पढ़ने से क्लियर हो जाए हाँ कि उसके मीनिंग क्या है, और लोगों को बहुत सालों तक याद रहे। तो इस तरह का छोटे छोटे एब्रीविएशन आप यूज करें। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये साइंटिफिक पेपर राइटिंग में लिखने का एक टेक्निक हम लोगों ने पढ़ा, अलग अलग तरीके से क्या क्या रूल फॉलो करना था ये हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें पढ़ना है आपको, राइटिंग स्मॉल पैराग्राफ्स एंड एसेज। अब छोटे छोटे पैराग्राफ अगर आप लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं, तो लिखने का क्या टेक्निक है। तो इसमें देखिए कहता है कि एक बेसिक ऐसे जो हम लोग लिखते हैं इसका 3 पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, हालांकि कहता है कि इसमें कुछ फॉर्मेट है जो आसानी से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं है कि आप जो लिख रहे हो मतलब उसको ध्यान रखना है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिख रहे हो या कोई असाइनमेंट के लिख रहे हो, कोई एक बेसिक ऐसे फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जो ये 3 पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा उसको अलग अलग पढ़ेंगे। ऐसे का पार्ट देखिए क्या क्या है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें आप,
तो जो टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं उसमें इंट्रोडक्शन दें ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि आप किसके बारे में लिखना चाहते हैं, और मतलब तुरंत उस रीडर को इंटरेस्ट के आधार पर उसको कैच कर ले कि हाँ ये एक सही तरीका है लिखने का, मतलब देख के ही समझ आ जाए कि इस ऐसे में क्या हो सकता है। एक कोट हो या एनालॉजी हो, एक क्वेश्चन हो। रीडर अटेंशन मतलब जैसे रीडर अगर उसको पढ़ने लगे तो इंट्रोडक्शन के थ्रू पूरा एक बैकग्राउंड उस टॉपिक के बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन में आ जाए। ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट, जैसे अगर एसे लिखते हैं तो उसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, एक मेन आइडिया और या आर्गूमेंट होना चाहिए, टॉपिक एक लिमिटेशन होना चाहिए, और कंप्लीट एक इंडिकेशन होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन उस ऐसे के बारे में क्या लिखना चाहता है। उसके बारे में एक पूरा रोड मैप होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि हम अपने आइडिया को, अपने पॉइंट को के माध्यम से रीडर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है। बॉडी में देखिए अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट है जो कि डेवलप करना चाहिए। एक से ज़्यादा पैराग्राफ आप उसमें यूज करें ताकि डिटेल्स आप बता सको बॉडी में, और उसमें रिसर्च क्या, उस पर क्या क्या हुआ, उसका एक्सपीरियंस, उसके असाइनमेंट के आधार पर आप वहाँ पर पूरा डिटेल्स आप लिखिए। ठीक है। बॉडी में ये सारे होने चाहिए। ट्रांजिशंस क्या करता है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कनेक्ट करता है, और चूंकि इसके थ्रू एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ या एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक का एक पेपर फ्लो जो है एक कनेक्टिविटी हो, ताकि ऐसा नहीं लगे कि दोनों अलग अलग टॉपिक पर लिखा गया है, दोनों का एक आपस में एक कनेक्टिविटी हो ताकि समझने पढ़ने वाले को उससे कंटिन्यूशन लगे कि हाँ इसके बारे में ही ये कंटिन्यू किया गया है। और फाइनली कंक्लूजन मतलब एक निष्कर्ष। तो कंक्लूजन में देखिए जितने भी अभी हम लोगों ने ऐसे में पॉइंट पढ़ा, इसमें रीडर्स को ध्यान देना है कि रीडर्स जो पढ़ने वाले हैं वो फाइनली उसके बारे में उनको पूरा आइडिया लगे कि इस ऐसे के बारे में, इस ऐसे से क्या बताया गया है और इस ऐसे के सेंस क्या है, कि आइडियाज़ क्या इसमें दिया गया है। उस कंक्लूजन से क्लियर जितने भी पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस किया उसके आधार पर उसको समझ में आ जाए। तो ये ऐसे के बारे में था। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में, क्योंकि जो टॉपिक था आपका स्मॉल पैराग्राफ है ऐसे, हालांकि मैंने पहले ऐसे को पढ़ाया। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ ए पैराग्राफ। ऐसे में देखिए हमने एक मेंशन किया था, पैराग्राफ डिस्कसेस वन आइडिया इन डिटेल दैट सपोर्ट द थीसिस ऑफ द एसे। ईच पैराग्राफ इन द बॉडी ऑफ द पेपर शुड इंक्लूड ए टॉपिक सेंटेंस। तो उसमें एक पार्ट था पैराग्राफ, क्योंकि ऐसे में अंदर पैराग्राफ भी था। तो पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी हम पैराग्राफ में बॉडी लिखेंगे, जो पेपर में लिखेंगे, तो उसका टॉपिक सेंटेंस ऐसा हो कि उसके थ्रू एक पूरा कंक्लूडिंग सेंटेंस मालूम चले, एक डिटेल्स पूरा मालूम चले, ताकि उस सेंटेंस को पढ़ने से ये क्लियर हो जाए कि इस पैराग्राफ में का मीनिंग क्या है, और उसका एक लेंथ डिटरमाइन हो। इसमें देखिए एटलीस्ट कम से कम दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है, एक तो टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स, दो चीज़ ध्यान रखिए। टॉपिक सेंटेंस मतलब ये इसका मेन आइडिया है कि हर एक पैराग्राफ स्टार्ट जो हो उस थीसिस जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हो, और टॉपिक सेंटेंस जो है पैराग्राफ के स्टार्टिंग में हो, बट लोकेशन प्लेसमेंट वैरी करे ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, या ऑडियंस क्या चाहता है उसके आधार पर आप बीच में आप जो भी देना चाहें उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और ध्यान रखें कि टॉपिक सेंटेंस दो पैराग्राफ के बीच में एक कनेक्टिविटी, एक ट्रांजिशन जरूर हो, ताकि ना लगे कि दोनों अलग अलग टॉपिक से टॉपिक के लिए लिखा हुआ है। ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स इलेबोरेट अपॉन द टॉपिक सेंटेंसेज एंड थीसिस। सपोर्टिंग डिटेल्स क्या करता है, पूरा डिटेल्स जो है हम लोग जो बताना चाहते हैं पैराग्राफ के थ्रू, हम लोग यहाँ असाइनमेंट के थ्रू जो भी गाइडलाइन है उसको, जो अलग अलग सोर्सेज से जो कलेक्ट किया गया है जो इन्फॉर्मेशन, उसको यहाँ पर हम लोग इलेबोरेट करना चाहते हैं। और राइटर जो लिखेगा वो अपना पूरा एनालिसिस वहाँ इंक्लूड करेगा कि हाँ मैं ये लिखना, इसके बारे में ये बताना चाह रहा हूँ, तो पूरा डिटेल्स आप वहाँ पर लिखोगे। और फाइनली कंक्लूडिंग, फिर जो भी पैराग्राफ आप एंड करोगे तो फाइनल एक स्टेटमेंट ऐसा डालें ताकि एक पूरा आपका जो आइडियाज़ है उस पैराग्राफ के एंड में क्लियर समझ में आ जाए, और फिर उसका कनेक्टिविटी नेक्स्ट पैराग्राफ से ज़रूर कंक्लूड हो। ये ध्यान रखना है। तो इसके बारे में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो एक यहाँ पर उसके ऐसे और पैराग्राफ के बारे में देखिए, यूनिटी एंड कोहेरेंस, दो चीज़ पर ध्यान रखना है कि जो भी ऐसे और पैराग्राफ आप बनाएं तो ये एक्चुअली सिर्फ मतलब एक यूनिटी और एक रीडर्स को समझने के लिए नहीं होता इनहेंस, बट ये कंक्लूडिंग भी होता है कि इसके माध्यम से आप पूरे ऐसे को मेंटेन भी कर सकते हो। यूनिटी और कोहेरेंस, देखिए यूनिटी के बारे में यहाँ पर क्लियर कर दें कि पूरा ऐसे
में एक सिंगल आइडिया है यूनिटी का। इससे इसके थ्रू पूरा जो हम बताना जो लिखने वाला जो है अपने लॉजिक को, अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को पूरा पूरा ओरिजिनल फोकस करते हुए उसको लिख सकता है। और इसी के थ्रू ये जो ऐसे और पैराग्राफ है क्लियर उसको समझ में आता है पढ़ने वाले को, ताकि पूरे यूनिटी, इसे इसीलिए यूनिटी कहा गया है, ताकि यूनिटी के माध्यम से एक पूरा ऐसे को समझा जा सकता है। कोहेरेंस मीन्स ईच पॉइंट शुड बी लिंक टू द प्रीवियस, मतलब आपस में कनेक्टिविटी हो। जो भी आप पैराग्राफ अलग अलग लिख रहे हो, अलग अलग पॉइंट लिख रहे हो, अलग अलग ऐसे लिख रहे हो, तो एक लॉजिकली और क्लियरली आपस में हर एक के बीच में एक लिंक बना हो, इसका मीनिंग कोहेरेंस है। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आप ऐसे पैराग्राफ लिखोगे तो इसमें यूनिटी एंड कोहेरेंस दोनों चीज़ पर फोकस करना है। और ये तभी संभव है जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जो ऐसे का लिखने का जो टेक्निक है, जो पैराग्राफ को लिखने का टेक्निक है, ये दोनों टेक्निक अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो यूनिटी एंड कोहेरेंस बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें कंपोजिशन। देखिए कंपोजिशन आप बराबर सुनते हैं म्यूजिशियन से या आर्टिस्ट से, ठीक है। तो राइटर भी कंपोजिशन एक सेट कर सकता है। जैसे म्यूजिशियन लोग कहते हैं ना कंपोजर, तो वो लोग क्या करता है अलग अलग म्यूजिक के अलग अलग सब, या आर्टिस्ट लोग जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिलाकर एक कंपोज करते हैं, उसको गाना को कंपोज करना बोलते हैं। तो राइटर जो लिखने वाला होता है वो भी कंपोजिशन अपने पर्पज से एक डिसीजन ले सकता है कि कौन से स्ट्रक्चर में कौन सा टोन का यूज करना है। ए राइटर माइट एक्सप्रेस एनीथिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूल लॉजिक टू इम्पैशन डेंजर, मतलब आप जो लिखने वाला है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत आसानी से, कूल मतलब एकदम माइंड को ठंडा करके और एक लॉजिकली बिना मतलब ज़्यादा एग्रेसिव हुए किसी चीज़ को उसको तरीके से अगर उस स्ट्रक्चर बना के उसको लिखे तो उसका एक सही तरीके से उसको हम लोग कह सकते हैं कॉम्पोजिशन। ए कॉम्पोजिशन माइट यूज क्लीन एंड सिंपल प्रोज, फ्लावरी डिस्क्रिप्टिव पैसेज और एनालिटिकल नॉमेनक्लेचर। कंपोजिशन में एकदम जो भी हम लोग वर्ड यूज करेंगे, एक डिस्क्रिप्टिव पूरा पैसेज यूज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत तरीके से अगर हम लोग उसको रखते हैं तो पढ़ने वाले को, रीडर को उसकी बहुत एक इम्प्रेसिव होगा और उसको समझ में आएगा। सिंस द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी से कहा जाता है कि इंग्लिश राइटर्स एंड टीचर्स हैव बीन ग्रैपलिंग विथ वेज टू क्लासीफाई फॉर्म्स एंड मोड्स ऑफ राइटिंग सो बिगनर्स राइटर्स कैन हैव ए प्लेस टू स्टार्ट। अब देखिए 19वीं शताब्दी से ही कई इंग्लिश के बड़े बड़े राइटर्स हैं, शिक्षक हैं, जो बहुत तरीके से अलग अलग लिखने का तरीका उन्होंने स्टार्ट किया, जो यहाँ कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए 4 क्लासिकल टाइप्स ऑफ कंपोजिशन: डिस्क्रिप्शन, नरेशन, एक्सपोजिशन एंड आर्गुमेंटेशन। हालांकि कैटेगरी नहीं है बट एक कंपोजिशन का एक अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। दे वुड ऑलमोस्ट नेवर स्टैंड अलोन इन ए पीस ऑफ राइटिंग बट रैदर आर बेस्ट कंसिडर्ड मोड्स ऑफ राइटिंग, पीसेज ऑफ राइटिंग स्टाइल्स दैट कैन बी कंबाइंड एंड यूज टू क्रिएट ऑन होल। कहने का मतलब कोई एक चीज़ पर हम अगर फोकस करके हम लोग सिर्फ अच्छा कंपोजिशन नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग एक साथ कंबाइन करें तो बेटर हम लोग अपनी चीज़ों को लिख सकते हैं। और अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट से आप लिखना स्टार्ट करें तो लोग आसान, जो लिख पढ़ने वाले को आसानी समझ पाएगा और वो इस सारी चीज़ों को एक साथ हम लोग यूज करके लिख सकते हैं, और ताकि लिखने के बाद हमारा कंपोजिशन सही तरीक़ा से बन पाएगा। तो सबसे पहले देखिए अलग अलग हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि जब आप अपनी बातों को राइटिंग लिखेंगे, ये अकाउंट जो भी अगर आप लिखना चाहते हो, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, सिग्निफिकेंट डिटेल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ को आप वर्ड में पर लिख लें। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसको एक फिक्स एक उसका एक स्ट्रक्चर होगा जो रियलिटी है, आप उसको सही तरीके से पर्सन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, थिंग्स के अकॉर्डिंग, टाइम टू, मतलब ये सारी चीज़ों को आप एक रिप्रेजेंट करने का एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लें, तब आप आराम से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप उसको लिख सकते हैं। सेकेंड है नरेशन। नैरेटिव राइटिंग क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है, मतलब स्टोरी अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो राइटर अपने पढ़ने वाले को बताना चाहता है कि फैक्ट क्या है, इवेंट क्या हुआ, और एक पूरा एक स्टेप वाइज स्टेप उसका कनेक्शन करेगा, एक ऑर्डर वाइज। और ये हालांकि ड्रामेटिक भी हो सकता है बट हर एक सीन को एक्शन वाइज, डायलॉग वाइज उसको एक कंटिन्यूशन, एक एस्टेब्लिशमेंट, एक कनेक्टिविटी करते हुए स्टेप बाय स्टेप उसको लिखने का प्रयास करेगा। तो उससे क्या होगा, हर एक कनेक्टिविटी, एक आपस में जो भी एक्शंस या डायलॉग होंगे तो आपस में वो कनेक्ट होते जाएंगे और पढ़ने वाले को, रीडर को समझ में आते चले जाएगा। थर्ड जो इसका टॉपिक, इसका पॉइंट है एक्सपोजिशन।
एक्सपोजिशन इसको बोलते हैं, एक्सपोजिटरी राइटिंग। ये एक्चुअली क्या है कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, या तो कोई पर्सन का या प्लेस का या थिंग का या इवेंट का। तो अगर आप सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोजिटरी राइटिंग। हालांकि इसका पर्पस ये नहीं कि सिर्फ उसको डिस्क्राइब करना है, बट इसका पर्पस ये है कि रियलिटी अपने आइडियाज़ को सही तरीक़ा से समझा सके, और इस कंडीशन में पूरा एक अपने जो आइडियाज़ है अपने सब्जेक्ट का, उसको एक पूरा एक जनरल उसको एब्स्ट्रैक्ट के रूप में उसको एक्सप्लेन किया जा सके। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोजिशन। ठीक है। और लास्ट में जो फोर्थ पॉइंट है आर्गुमेंटेशन। 4 इसमें पॉइंट हम लोगों ने देखा था। आर्गुमेंटेशन ऑल्सो कॉल्ड आर्गुमेंटिंग राइटिंग। आर्गुमेंटेशन मतलब क्या होता है? डिस्कशन। एक्चुअली बेसिकली क्या है कि ये कंपेयरिंग करना या कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब दूसरे साइड से एक रीजनिंग के आधार पर, एक तर्क के आधार पर लॉजिकली हम लोग 2-3 चीज़ों से आपस में डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज़ बेटर, मतलब क्या बेटर हो सकता है। जैसे ए इज़ बेटर देन थिंग बी। ठीक है। बेटर मीन्स उसके कंटेंट से यह कंटेंट बढ़िया हो सकता है। तो इस तरह के अगर आर्गुमेंट आप करते हो और उसके माध्यम से लिखते हो तो आपका जो भी कंपोजिशन जो बनेगा वो बेटर बनेगा। और फाइनली द वैल्यू ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्या वैल्यू है? तो ये जो 4 अभी हम लोगों ने क्लासिकल मोड्स अलग अलग हम लोगों ने जो पढ़ा, तो इसके माध्यम से क्लियर है कि अगर हम लोग जो भी अगर इसको फॉलो करते हुए अगर जो कंपोजिशन अगर राइटर लिख करता है तो एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा अपनी आइडियाज़ को बताने का। हालांकि दे कैन ऑल्सो भी लिमिटिंग, हालांकि इसका भी एक लिमिटेशन है, बट इस ट्रेडिशनल मोड के कंपोजिशन के माध्यम से लिखने वाला एक अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, अपने जो भी अपने बातों को रखना चाहता है, अपनी चीज़ों को बताना चाहता है रिक्वायरमेंट के आधार पर, तो इसको ध्यान में रखते हुए वो अगर लिखे राइटिंग करने वाला, कंपोजिशन बनाने वाला, तो रीडर जो होगा, जो पढ़ने वाला जो होंगे, वो उसको समझ में आएगा और इस कंपोजिशन का वो फ़ायदा उसके मिलेगा। तो ये जो आज हम लोगों ने पेपर पढ़ा, जो चैप्टर पढ़ा, इसमें हम लोगों ने राइटिंग स्किल्स अलग अलग तरीक़े से लिखने का टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो में फिर आएंगे, और तब तक आप इसको पढ़िए, जहाँ डाउट्स होंगे फिर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।